हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय चैनल केजिन क्लासेस 786। आज हम लोग क्लास 10 का इतिहास का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं। ठीक है, 10 के लिए आज हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर देखेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं हम लोग आज। यूरोप में राष्ट्रवाद, उदय और विकास, इसका थ्योरी का वीडियो डाला हुआ है। जो लोग नहीं देखे हैं उसको देखें एक बार जाकर, अवश्य ही आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है। और पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आप क्वेश्चन आंसर करें, आपको 100% बनेगा, एकदम निश्चित। तो चलिए हम लोग जो है अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं, है ना। और देखिए, पढ़ने के बाद जो है क्वेश्चन करना ज़रूरी है। ठीक है, आप लोग क्वेश्चन करिएगा तभी आप लोग को समझ में आएगा कि आप लोग कितना सीखे हैं, कितना जानते हो या नहीं जानते हो। ठीक है, चलिए तो हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे। हम लोग सारा क्वेश्चन करने वाले हैं ना, जितना भी है भरने वाला है, मिलाने वाला है, लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय और अति लघु उत्तरीय, जितना भी है सब देखेंगे। ठीक, चलिए तो पहला हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देखेंगे। ठीक, तो पहला सवाल है हमारा कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की। तो नेपोलियन ने जर्मनी में जर्मन राइन संघ की स्थापना की थी। जर्मन राइन संघ की स्थापना जर्मनी में की थी। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ग। और अगर बोलता है कि नेपोलियन जो है वो इटली में किसका स्थापना किया, तो नेपोलियन ने इटली में सिसले पाइन और ट्रांसपेडन संघ की स्थापना किया था। और बता दें आपको कि जर्मनी का मृत्यु 1821 ईस्वी में हुआ था। और वाटरलू का युद्ध भी नेपोलियन के द्वारा ही लड़ा गया था। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा नंबर, हंगरी की भाषा क्या थी। तो हंगरी की भाषा मैंने बताया था मैग्यार। क्या होता है? मैग्यार। और हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी की राजधानी क्या है? बुडापेस्ट। 3 नंबर, जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। जॉल्वे राइन की स्थापना किस राज्य ने की। तो जॉल्वे राइन की स्थापना प्रसा ने की थी। किसने की थी? प्रसा ने की थी। आपको पता था कि जर्मनी जो था वो पहले 300 टुकड़ों में बटा हुआ था और 300 टुकड़ों में से 39 टुकड़ों को मिला करके एक जर्मनी का क्या किया गया था? जॉल्वे राइन का स्थापना किया गया था। ठीक है ना, और प्रसा उसी में जर्मनी का ही एक हिस्सा था। चलिए 4 नंबर, यंग यूरोप की स्थापना किसने की थी। तो यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने की थी। किसने की थी? मेजनी ने की थी। और आपको पता होगा कि यंग यूरोप की स्थापना मेजनी ने 1834 ईस्वी में की थी। 1834 में। और अगर पूछेगा यंग इटली का स्थापना किसने किया, तो यंग इटली का भी स्थापना मेजनी ने ही किया और 1831 में किया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई। तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में तुर्की की पराजय हुई। किसके पराजय हुई? तुर्की की। और ये 1829 में हुआ था। रूस और तुर्की के बीच हुआ था, जिसमें तुर्की जो है यूनान पे कब्जा किया हुआ था। इसका अपना एक संघ था, ऑटोमन साम्राज्य था, उसी के द्वारा इस पर कब्जा किया गया था। और इसके द्वारा ही इसी स्वतंत्रता संग्राम में 1829 में रूस और तुर्की के बीच में क्या होता है? लड़ाई होता है। और दोनों इसमें जो तुर्की हार जाता है। कौन है? तुर्की हार जाता है। और हारने के बाद आपको पता होता है कि संधि होता है। तो ये दोनों के बीच में, तुर्की और रूस के बीच में एक एड्रियानोपल की संधि होती है ना। एड्रियानोपल की संधि होती है। ठीक है, चलिए इसीलिए जो है हम लोग तुर्की को इटली का मरीज, ये यूरोप का मरीज कहते हैं। ठीक है, तुर्की को। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। 6 नंबर, फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था। तो फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किया था मेजनी ने। कौन किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन मेजनी ने किया था। ठीक है, मेजनी ने ही किया था। 1851 ईस्वी में किया था। ठीक है, और मेजनी जो है वो इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। फ्रैंकफर्ट की संधि किस वर्ष हुई थी। तो जो फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी वो हुआ था 1871 में। कब हुआ था? 1871 में। आपको पता होना चाहिए कि जब जर्मनी का एकीकरण हो रहा था, तो जर्मनी एकीकरण 3 युद्ध के बाद समाप्त हुआ था, जिसमें लास्ट युद्ध जो है जर्मनी फ्रांस के साथ लड़ता है। और फ्रांस के साथ लड़ने के बाद ही फ्रांस और जर्मनी के बीच में ही फ्रैंकफर्ट में
फ्रैंकफर्ट संधि होती है 1871 ईस्वी में, और इसी संधि के बाद जो है जर्मनी पूरे तरीके से क्या हो जाता है, जर्मनी का एकीकरण हो जाता है। चलिए हम अगला सवाल देखेंगे 8 नंबर। 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? तो जब 1830 की क्रांति के बाद फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र शासन स्थापित हुआ। संवैधानिक का मतलब होता है, संवैधानिक राजतंत्र का मतलब होता है कि राजा के हाथ में ही शासन रहेगा, लेकिन वो काम करेगा संविधान के अंदर में रह के, मतलब उसके लिए जो संविधान बनाया गया है उसी के अंतर्गत रह के ये क्या करेगा, काम करेगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सेडोवा के युद्ध में किसकी पराजय हुई? तो आपको बता दूं कि सेडोवा का युद्ध जो हुआ था वो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच हुआ था, जिसमें ऑस्ट्रिया की हार हुई थी और ये युद्ध 1866 ईस्वी में हुई थी। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 10 नंबर। किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण जो पूरा हुआ था वो सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। किसके बाद हुआ था? सीडान के युद्ध के बाद हुआ था। और ये युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो ये युद्ध लड़ा गया था जर्मनी और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, ये है सीडान का युद्ध, और अभी मैंने इसके पहले तुम्हें बताया था इसके ऊपर 9 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ था सेडोवा का युद्ध। तो कंफ्यूज नहीं करना है, थोड़ा सा का अंतर है दोनों में। सेडोवा बोलेगा तो 1866 में होता है ऑस्ट्रिया के साथ, जिसमें ऑस्ट्रिया ही हारती है और प्रसा जीत जाता है, यानी जर्मनी जीत जाता है। और लास्ट में जो होता है वो फ्रांस के साथ होता है, जिसका नाम दिया गया था सीडान का युद्ध, और ये 1871 ईस्वी में होता है। और इसमें भी क्या होता है, फ्रांस हार जाता है और जर्मनी जीत जाता है, और इसी युद्ध के बाद जो है जर्मनी का एकीकरण पूर्ण हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ेंगे। रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो कहता है पहला सवाल है कि अर्नस्ट रेनन ने डैश की व्याख्या की। तो अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद की व्याख्या की। राष्ट्रवाद क्या है? तो इन्होंने राष्ट्रवाद का परिभाषा दिया था। इन्होंने कहा था कि किसी भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये हो चुका है आपका 2 नंबर। फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन डैश थे। तो फ्रेडरिक लिस्ट जर्मन अर्थशास्त्री थे। क्या थे? अर्थशास्त्री। तो यहाँ अर्थशास्त्री भरा जाएगा। चलिए 3 नंबर देखेंगे हम लोग। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का, तो मेटरनिक जो था वो ऑस्ट्रिया का क्या था? चांसलर था। क्या था? चांसलर। मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, ठीक है ना। और मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, और ये एक निरंकुशवाद राजा था। ठीक है, कैसा राजा था? निरंकुशवाद राजा था। आगे देखेंगे 4 नंबर में कि डैश को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। तो यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यूनान से ही पूरे यूरोप में संस्कृति, सभ्यता और कला का विकास हुआ था, इसीलिए यूनान को पूरे यूरोपीय सभ्यता का पालना कहा जाता था। चलिए ये हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 5 नंबर। एड्रियानोपुल की संधि तुर्की और डैश में हुई थी। तो एड्रियानोपुल की संधि जो हुई थी वो तुर्की और रूस के बीच में हुई थी, जिसे यूनान स्वतंत्रता संग्राम के नाम से भी जाना जाता है। और ये हुई थी 1829 ईस्वी में, जिसमें तुर्की की हार हुई थी और रूस जीत गया था। चलिए ठीक है, आगे बढ़ेंगे 6 नंबर। यंग इटली की स्थापना। तो यंग इटली की स्थापना मेजनी के द्वारा किया गया था। देखो यंग इटली पूछे या युवा इटली पूछे या फिर तुमसे यंग यूरोप पूछे या फिर फ्रेंडली इटली पूछे, सबका स्थापना कौन किया था? मेजनी किया था। और मेजनी कौन था? तो मेजनी एक क्रांतिकारी था जो इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया था। वैसे इटली के एकीकरण में 4 लोगों का हाथ था। कौन कौन थे? मेजनी थे, काउंट काबूर थे, गैरीवाल्डी था, और एक था विक्टर एमेनुअल जो सार्डिनिया पिडमोंट के राजा था। चलिए आगे बढ़ेंगे 7 नंबर। लाल कुर्ती का गठन। तो लाल कुर्ती का जो गठन है वो गैरीवाल्डी के द्वारा किया गया था। और जो गैरीवाल्डी था वो जो है उसके सेना में जो भी लोग मतलब शामिल होते थे वो लाल कुर्ता पहनते थे, इसीलिए गैरीवाल्डी ने लाल कुर्ती का गठन किया था। और गैरीवाल्डी को और क्या बोलते हैं? गैरीवाल्डी को ही पूछेगा सवाल कि इटली का तलवार किसे कहते हैं? तो इटली का तलवार गैरीवाल्डी को ही कहते हैं। और जो गैरीवाल्डी था वो इतालवी देशभक्त था। क्या था? मतलब इटली का सबसे बड़ा देशभक्त था। चलिए नेक्स्ट सवाल हम देखेंगे 8 नंबर। मेटरनी का पतन वर्ष डैश में हुआ था। तो मेटरनी का पतन हुआ था
1848 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1848 ईस्वी में। और मेटरनिक कौन था? ऑस्ट्रिया का चांसलर था और निरंकुशवाद था। 9 नंबर में देखेंगे सेडोवा का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो सेडोवा का युद्ध हुआ था 1866 में। किसके किसके बीच हुआ था? तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। ऑस्ट्रिया यानी प्रसा यानी जर्मनी के बीच, है ना। ऑस्ट्रिया जर्मनी प्रसा कुछ ही बोल दी, ठीक है, क्योंकि प्रसा भी जर्मनी के अंदर में ही आता था। तो ये हुआ था ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच। चलिए नेक्स्ट देखेंगे, और यहीं पर अगर सीडान पूछता तो हो जाता आपका जर्मनी और फ्रांस के बीच, ठीक है। चलो 10, जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट कौन बना था? तो आपको पता होना चाहिए कि जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का सबसे बड़ा योगदान था। और बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण करने के लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। और उसने 3 युद्ध लड़ा था। पहला डेनमार्क से लड़ा, दूसरा जो 1864 में लड़ा था, दूसरा लड़ा था आपको ऑस्ट्रिया से लड़ा था जो 1866 में लड़ा था, जिसे सेडोवा का युद्ध कहा जाता है। और तीसरा उसने फ्रांस के साथ लड़ा, जिसे सीडान का युद्ध कहा जाता है। और इस सभी युद्ध करने के बाद जर्मनी का संपूर्ण एकीकरण हो जाता है। और उसके बाद वहाँ के राजा विलियम प्रथम को बना दिया जाता है। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? विलियम प्रथम, कि जर्मनी के एकीकरण के बाद जर्मन सम्राट विलियम प्रथम को बना दिया गया था। चलिए अब हम देखेंगे 3 नंबर सवाल, सही और गलत का चयन करें। पहला, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। तो बिल्कुल सही बात है, फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने यूरोप में राष्ट्रवाद का प्रसार किया। क्योंकि आपको पता है कि जब जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो पूरे यूरोप में फैल जाता था। तभी तो मेटरनिक ने कहा था कि जब जब फ्रांस को छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। चलिए नेक्स्ट, मेटरनिक उदारवादी राष्ट्रवादी था? तो नहीं, मेटरनिक उदारवादी राष्ट्रवादी नहीं था, बल्कि कट्टरवादी था। 1 नंबर का निरंकुश था, ठीक है। चलिए तीसरा, कार्लसवाद के आदेशों द्वारा उदारवाद का प्रसार किया गया था? तो नहीं, कार्लसवाद के आदेशों के द्वारा उदारवाद का प्रसार नहीं किया गया था, बल्कि ये तो खुद एक कट्टरवादी था। तो ये उदारवाद का कैसे काम करेगा? ये तो उल्टा और शिक्षा पर रोक लगा दिया था, प्रेस पर रोक लगा दिया था, एकदम ये बिल्कुल कट्टर था, इस सब पे ही रोक लगा दिया था। तो ये उदारवादी इसका नहीं था आदेश, तो ये हो गया, ये गलत हो जाएगा। 4, नव गुएल्फ आंदोलन जर्मनी में हुआ? नहीं, नव गुएल्फ आंदोलन जो है वो इटली में हुआ था। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था, इसलिए भी गलत है। रक्त और लौह की नीति मेजनी ने अपनाया? नहीं, ये भी गलत है। रक्त एवं लौह की नीति जो है किसने? बिस्मार्क ने अपनाया था। तो चलिए इस प्रकार तीसरा भी खत्म। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सवाल 4 नंबर, ठीक है। कहता है कि सारणी पर आधारित प्रश्न, यहाँ आपको सारणी दिया है और यहाँ सवाल दिया है, और आपको यहाँ पर सवाल को पढ़ना है और इसी सारणी से ढूंढ करके इसका जवाब देना है, ठीक है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। पहला सवाल है कि राष्ट्रवाद की नई परिभाषा किसने दी और वह कौन था? तो देखिए यहाँ ढूंढिए, राष्ट्रवाद की नई परिभाषा अर्नेस्ट रेनन ने दी थी, और वह कौन थे? तो फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो हमारा आंसर ही हो जाएगा। दूसरा, कार्लसवाद के आदेश किसने जारी किए? तो जो कार्लसवाद का जो आदेश था वो मेटरनिक ने जारी किया था। किसने जारी किया था? मेटरनिक। मेटरनिक कौन था? मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था। तीसरा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है। तो तीसरा आंसर हो जाएगा। जर्मनी में राष्ट्रवाद का प्रतीक कौन था? तो जर्मनी में राष्ट्रवाद का जो प्रतीक था वो था जर्मेनिया। क्या था? और एक राष्ट्रवाद का नारी प्रतीक था। जैसे समझिए, भारत में हमारा क्या, हमारा भारत माता होता है ना, महिला है, ठीक है। उसी प्रकार से जर्मनी में एक जर्मोनिया का प्रतीक दिया गया और वो एक राष्ट्रवाद का नारी प्रतीक था, ठीक है। तो ये 4 नंबर आंसर इसका हो जाएगा। 5, कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था की स्थापना किस देश में की गई थी? तो कार्बोनरी नामक गुप्त संस्था का स्थापना जो है इटली में किया गया था। तो इसका आंसर 5 हो जाएगा। और आपको बता दें कैसा संस्था था? इसका निर्माण 1810 में हुआ था और इटली में हुआ था। और ये एक क्रांतिकारी गुप्त संस्था था जिसकी सदस्यता मेजनी ने लिया था। इसी वजह से इटली के सरकार ने मेजनी को इटली से बाहर निकाल दिया था। तो यहाँ तक उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में काफ़ी अच्छे से आ रहा होगा, ठीक है। और आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि हमारे वीडियो को थोड़ा आप लोग शेयर करिए, आप लोग सपोर्ट कीजिए। आप लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं, आप लोग जो है शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, आप लोग के लिए इतना मेहनत करते हैं, तो आप लोग का ये फ़र्ज़ बनता है थोड़ा सा एक शेयर, एक लाइक, एक प्यार भरा कमेंट ज़रूर करें। और हाँ, आप लोग इसका फुल वीडियो अपलोड कर दिया गया है। ये 2 वीडियो 2 पार्ट में है, पार्ट 1 पार्ट 2। आप उसको जाकर अवश्य देखें। 100% आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगेगा और आप ये सारा क्वेश्चन खुद से बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान से समझना है, ठीक है। अब यहाँ कहता है कि कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें, ठीक है ना। कॉलम अ से कॉलम ब का सही मिलान करें। चलिए तो हम देखते हैं अर्नेस्ट रेनन के बारे में कि जो अर्नेस्ट रेनन था
ये अर्नस्ट रेनन। अर्नस्ट रेनन ये कौन थे? तो अर्नस्ट रेनन जो थे वो एक फ्रांसीसी दार्शनिक थे। कौन थे? फ्रांसीसी दार्शनिक थे। तो ये कहाँ से मिल जाएगा? एक मिल जाएगा घ से, ठीक है ना। उसके बाद जॉल्वे राइन, तो मैंने बताया था कि जॉल्वे राइन एक शुल्क था जो कहाँ किया गया था, लगाया गया था प्रसा में। तो देखिए आप लोग, एक शुल्क संघ था। तो जॉल्वे राइन क्या था? एक शुल्क संघ था। जॉल्वे राइन एक शुल्क संघ था। क्या था? जॉल्वे राइन एक शुल्क संघ था। यंग इटली, यंग इटली का निर्माण कौन किया था? मेजनी ने किया था। यंग इटली का निर्माण किसने किया था? यंग इटली का निर्माण मेजनी ने किया था। किसने किया था? मेजनी ने किया था। यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहते हैं? तो यूरोप का मरीज हम तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तुर्की को। ये कहीं पर तुर्की दिया होगा, ऊपर में है। यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। किसको कहते हैं? तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहते हैं। चलिए, विक्टर एमेनुअल कौन थे भैया? तो देखो, विक्टर एमेनुअल एक राजा था और ये सिर्डिया पिडमॉन्ट के राजा थे, यानी सार्डिनिया पिडमॉन्ट का। देखो सार्डिनिया यहीं पर दिया हुआ है। ये सार्डिनिया पिडमॉन्ट का क्या था? राजा था, ठीक है। चलिए आगे, हीगेल कौन थे? तो हीगेल जो थे एक जर्मन दार्शनिक थे। कौन थे? यहाँ 6 नंबर में दिया है आपका, हीगेल जर्मन दार्शनिक थे। फिर 7 नंबर में गैरिवाल्डी कौन था भाई? तो गैरिवाल्डी एक हम बताए थे आपको कि एक ये बहुत बड़ा देशभक्त था। तो ये इतालवी देशभक्त थे। कौन थे? तो गैरिवाल्डी इतालवी देशभक्त थे। 8 नंबर, यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहते हैं? अभी बताए थे पीछे। यूरोपीय सभ्यता का पालना हम यूनान को कहते हैं, क्योंकि यूनान से ही सारा संस्कृति सभ्यता का पूरे यूरोप में विकास हुआ था। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल, अर्नस्ट रेनन ने राष्ट्रवाद को किस रूप में परिभाषित किया था? तो आपको यहाँ राष्ट्रवाद का परिभाषा लिख देना है कि क्या लिखना है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने कहा था कि किसी भी देश के प्रति प्रेम, स्नेह, लगाव, गर्व की भावना ही राष्ट्रवाद कहलाता है। बस हो गया आंसर। और ये जो अर्नेस्ट रेनन थे कैसे दार्शनिक थे? तो ये फ्रांसीसी दार्शनिक थे। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। दूसरा सवाल पहला हो गया। दूसरा, वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में किस राजवंश की पुनर्स्थापना की गई? तो आपको पता होना चाहिए कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में जब आप बाटलरों का युद्ध हुआ था, चारों देश जब जीत गया था और नेपोलियन जब हार गया था, तो उन लोगों के द्वारा वियना में एक बैठक हुआ था। उस बैठक में फैसला लिया गया था। और जब फ्रांस में सबसे पहले बुर्बो राजवंश का शासन था, उसके बाद नेपोलियन ने उसका शासन खत्म कर दिया था। तो उसके बाद फिर से जब ये वियना सम्मेलन हुआ था, तो उसमें जो है फिर से बुर्बो राजवंश को ही सौंप दिया गया था फ्रांस को। तो यहाँ पे लिखेंगे कि वियना कांग्रेस द्वारा फ्रांस में बुर्बो राजवंश की पुनर्स्थापना की गई थी। और उस समय यहाँ का जो राजा बना था वो था लुई 18वां, ठीक है। तो हो गया आंसर। 3 नंबर, जर्मन राइन राज संघ की स्थापना किसने की? तो जर्मन राइन राज संघ की स्थापना जर्मनी में नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यहाँ पर उसने क्या किया था? तो 39 छोटे छोटे टुकड़ों को मिला के एक कर दिया था, ठीक है, जो टोटल 300 भाग में बटा हुआ था। 4 नंबर, चार्टिस्ट आंदोलन किस देश में हुआ? तो चार्टिस्ट आंदोलन जो है वो इंग्लैंड में हुआ। लिखना है, चार्टिस्ट आंदोलन इंग्लैंड में हुआ। कब हुआ? तो 1838 में हुआ। किसके द्वारा किया गया था? तो किसान के द्वारा किया गया था। तो ये भी हो गया। चलिए 5 नंबर, 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया था? तो 1832 का जो संसदीय सुधार अधिनियम था वो इंग्लैंड में पारित किया गया था। कहाँ पारित किया गया था? तो इसका आंसर हो गया इंग्लैंड में पारित किया गया था। अच्छा, क्यों किया गया था? देखिए, क्योंकि इसके पहले 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुआ था जिसका नाम था गौरवपूर्ण क्रांति, और संवैधानिक राजतंत्र का गठन हो गया था, ठीक है ना। लेकिन यह जो है ना उतना चल नहीं पाया था, और फिर से सामंत लोग का शासन वहाँ पर आ गया था। इसी वजह से पुनः फिर से 1832 में एक आंदोलन होता है और ये जो है संसदीय सुधार हो जाता है, ठीक है ना, और राजा की शक्ति को सीमित कर दिया जाता है। तो इसीलिए कहेगा कि 1832 का संसदीय सुधार अधिनियम किस देश में पारित किया गया? तो ये अधिनियम इंग्लैंड में पारित किया गया, इंग्लैंड में हुआ। ये हमारा आंसर हो गया। चलिए अगला देखेंगे। 6, मेटरनिक कौन था और यूरोपीय इतिहास में वह क्यों विख्यात था? तो देखो, आपको पता होगा कि मेटरनिक जो था एक ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था, और ये काफ़ी निरंकुश शासक था, और ये वियना कांग्रेस के लिए विख्यात था, है ना। और इसी ने कहा था कि जब फ्रांस छिकता है तो पूरा यूरोप को
सर्दी जुकाम हो जाता है। तो लिख देना इसके बारे में बस यही सब खाली कि मेटरनिक ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्योंकि मेटरनिक एक निरंकुशवादी शासक था और वियना कांग्रेस के लिए विख्यात है, और इसी ने कहा था कि फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। बस इतने लिख देना है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे 7 नंबर, कहता फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक क्यों बुलाई गई और इसका क्या परिणाम हुआ। तो देखो समझना है, फ्रैंकफर्ट की जो संसद थी ना, वो बुलाया गया था इसलिए कि वो लोग जो वहाँ का जो प्रशा का जो लोग थे, जर्मनी में जो प्रशा के जो लोग थे, वो चाहते थे कि यहाँ का जो राजा है वो ये राजा ही रहे, लेकिन हमारे कुछ संविधान के अंतर्गत में रह करके काम करे। इसी बात को रखने के लिए वो लोग फ्रैंकफर्ट संसद में एक बैठक बुलाया गया था। तो यहाँ पर लिखना है कि ये हुआ था 1848 में। तो यहाँ पर लिखना है कि आंसर बोल रहे हैं कि फ्रैंकफर्ट संसद की बैठक इसलिए बुलाया गया क्योंकि 861 प्रशासक मिलकर चाहता था कि संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना जर्मनी में करे, है ना, जिसका राजा फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ ही बने। ठीक है ना, बस इतना हो गया। फिर साथ में से क्या था, इसका क्या परिणाम हुआ, तो इसका कोई परिणाम नहीं हुआ। इसमें लिखना है कि इसका कोई परिणाम नहीं हुआ क्योंकि फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ यह मानने से इनकार कर दिया क्योंकि वह जो था वह खुद निरंकुशवाद राजा था। कौन? फ्रेडरिक विलियम चतुर्थ। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। 8 नंबर, इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो आपको यहाँ पर लिखना होगा कि इटली के एकीकरण में मेजनी की क्या भूमिका थी। तो आपको पता होना चाहिए कि इटली के एकीकरण में मेजनी की अहम भूमिका थी। मेजनी ने बहुत अपने प्रयास से इटली के एकीकरण में अथी किया था। इन्होंने क्या किया था कि कार्बोनरी संस्था में सदस्यता ली थी और यंग इटली का गठन किया था, यंग यूरोप का गठन किया था, फ्रंट इटली का गठन किया था। इस प्रकार जो है ये इटली के एकीकरण में अपना भूमिका दिए थे। तो चलिए इसके बारे में लिखना शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना है आप लोग को। ठीक है, लिखेंगे कि इटली के एकीकरण में मेजनी की अहम भूमिका था। इटली के एकीकरण का सर्वप्रथम प्रयास मेजनी ने किया और मेजनी ने इटली का एकीकरण करने के लिए कार्बोनरी संस्था, कौन सा संस्था, कार्बोनरी संस्था की सदस्यता ज्वाइन किया और जिसके फलस्वरूप उसे इटली देश से निकाल दिया गया। ठीक, फिर जब 1848 में मेटरनिक का पतन हुआ तो फिर ये मेजनी वापस आया और जब ये इटली से बाहर था तो इसने यंग इटली एवं यंग यूरोप का भी गठन किया और इस प्रकार मेजनी ने इटली के एकीकरण में अहम योगदान दिया। ठीक है, बस हो गया इसका आंसर। अब हम लोग आगे देखेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। कौन सा प्रश्न देखेंगे? लघु उत्तरीय प्रश्न। देखिए, कहता है कि पहला है फ्रांसीसी क्रांति। पहला सवाल, फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए क्या किया। तो देखो आपको पता होना चाहिए कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ था, कब हुआ था? 1789 में हुआ था। तो 1789 के बाद वहाँ पर राजतंत्र खत्म कर दिया गया था, लुई सलामा का शासन था, खत्म कर दिया गया था। उसके बाद इन लोगों ने अपना कुछ संविधान लाया था, संविधान बनाया था और सामूहिक पहचान के लिए ही संविधान बनाया गया था। तो उसी के बारे में खाली हमको लिख देना है। तो चलिए यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा और लिखिएगा। लिखना है 1789 की फ्रांस क्रांति के बाद फ्रांसीसी क्रांतिकारियों ने सामूहिक पहचान का भाव बढ़ाने के लिए पितृभूमि का संदेश दिया था, यानी पितृभूमि का संदेश दिया था और कहा हम लोग यहाँ के नागरिक हैं और संविधान बनाया कि यहाँ सब लोग समान हैं और फ्रांस में राष्ट्रीय भूमिका को बढ़ावा देने के लिए एक झंडा बनाया और फ्रांस में एक भाषा अनिवार्य कर दिया और वहाँ पर एक स्टेट जनरल था, उसको हटाकर नेशनल असेंबली का स्थापना किया। बस इतना ही लिखना है। ठीक है, बाकी आप लोग को इसका अगर और अच्छे से समझना है तो मेरा वीडियो जाकर देखिए, पीछे अपलोड किया हुआ है। आपको काफ़ी अच्छे से समझाया गया, सरल और आसान भाषा में, 100% आपको समझ में आएगा। चलिए दूसरा सवाल देखेंगे। राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की क्या भूमिका
थी। चलिए, राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की आखिर क्या भूमिका था उसके बारे में बताना है। तो राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन का बहुत ही अहम भूमिका था, क्योंकि 1789 के क्रांति के बाद जब 1799 में नेपोलियन जब फ्रांस में आता है तो वहीं से जो है राष्ट्रवाद की लहर दौड़ती है और पूरे यूरोप में फैल जाती है। और इसके पीछे बहुत लंबी कहानी है जो यहाँ पर चूँकि शॉर्ट में बताना है तो हम शॉर्ट में बता देते हैं, ठीक है। इसका आंसर सीधा आप लोग लिखिए, ज़्यादा जो है ना बताने पे वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इसलिए जिनको ये काफ़ी अच्छे से समझना है, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पहले हमारे वीडियो को जाकर पीछे जो अपलोड किया गया है इस चैप्टर का, चैप्टर 1 यूरोप में राष्ट्रवाद, उसको अच्छे से देख लीजिए। उसके बाद इसको काफ़ी अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। तो चलिए हम 2 का आंसर बोल रहे हैं, सुनिएगा। राष्ट्रवाद के विकास में नेपोलियन की अहम भूमिका थी। 1799 से लेकर 1815 तक नेपोलियन का शासन फ्रांस में रहा। नेपोलियन ने पवित्र रोमन साम्राज्य को समाप्त कर दिया और छोटा छोटा 39 राज्य को मिलाकर जर्मन राइन संघ की स्थापना किया और वहाँ प्रशासन की दृष्टि सुधार किया, साथ में सामाजिक सुधार किया, साथ में आर्थिक सुधार भी किया और इससे जर्मनी राष्ट्र में एकता की भावना बना। और साथ ही नेपोलियन के आक्रमण नीति से हुई आर्थिक क्षति और प्रतिष्ठा को जो ठेस पहुंची, उससे जर्मनी और इटली में नेपोलियन के प्रति फ्रांस विरोधी भावना जागृत हुआ और इस प्रकार नेपोलियन ने जाने अनजाने में राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया, ठीक है। हमारा आंसर हो गया समाप्त। और हम देखेंगे 4 नंबर कि यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और परिणामों का उल्लेख करें, ठीक है ना। यूनानी स्वतंत्रता संग्राम के कारणों और उल्लेख का परिणाम करना है। आपको बताया थे कि ये जो स्वतंत्रता संग्राम होता है वो 2 देश के बीच में होता है, तुर्की और रूस के बीच में होता है। और तुर्की का जो होता है वो रूस पर शासन, यहाँ पे यूनान पर शासन रहता है। तुर्की का एक साम्राज्य होता है ऑटोमन साम्राज्य, और उसके शासन की वजह से है जो वहाँ पे बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसकी वजह से लेकर एक युद्ध हो जाता है। और वो युद्ध होता है 1829 ईस्वी में। और युद्ध के बाद एक संधि होता है, उस संधि का नाम होता है एड्रियानोपल की संधि। और एड्रियानोपल की संधि जो होता है वो रूस और तुर्की के बीच में होता है। और उस युद्ध में जो है तुर्की हार जाता है, इसीलिए हम तुर्की को यूरोप का मरीज भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम इसका आंसर बोलेंगे, ध्यान से सुनना है और लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर आंसर बोल रहे हैं 4 नंबर का, यूनानी स्वतंत्रता संग्राम का कारण था वहाँ का सांस्कृतिक रूप और समृद्ध राष्ट्र और उसका अतीत का गौरवमय होना, उसका साहित्यिक, कलात्मक, दार्शनिक, वैज्ञानिक एवं चिकित्सीय संबंधी उपलब्धियों को पूरा प्रभावित किया, ठीक है। इतना हो गया। उसको देखिए क्या परिणाम निकला, देखते हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि यूनान जो एड्रियानोपल की संधि द्वारा तुर्की से 1829 में आज़ाद हो गया और वहाँ से ऑटोमन साम्राज्य जो है वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। कहाँ से, यहाँ से, ठीक है ना। ऑटोमन साम्राज्य उसका था तुर्की का, जो समाप्त हो गया। हो गया क्लियर। 5 नंबर, इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी की भूमिका पर प्रकाश डालें। आपको इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी के बारे में बताना है। ऐसे तो इटली के एकीकरण में लोग टोटल 4 लोग आए थे, मेटरनिक थे, काउंट काबूर थे, गैरीवाल्डी थे, विक्टर एमेनुअल थे। लेकिन यहाँ पे हमसे सिर्फ गैरीवाल्डी के बारे में पूछा है, तो हम गैरीवाल्डी के बारे में सिर्फ बताएंगे। गैरीवाल्डी का भी अहम भूमिका था। इसने क्या किया था, इनका कहना था कि अगर हम इटली का एकीकरण करना चाहते हैं तो हमें प्यार से, मोहब्बत से नहीं बल्कि तलवार के बल पर हम इटली का एकीकरण कर सकते हैं। और ये पेशे से, इसीलिए जो है इनको जो है ना इटली का तलवार कहा जाता था। और ये पेशे से क्या थे भैया, पेशे से ये नाविक थे। क्या थे, नाविक थे। और इन्होंने अपना एक सेना बनाया था जो लाल कुर्ता पहनते थे। तो कहा जाता है कि लाल कुर्ती का गठन भी इन्होंने ही किया था। और ये जो है इटली के दक्षिण वाला भाग जो होता है, दक्षिणी जो कब्जा में रहता है, स्पेन के कब्जा में रहता है, उसको छुटकारा दिला देते हैं। इस प्रकार ये इटली के एकीकरण में सहायता प्रदान करते हैं। चलिए फट से अब लिखेंगे इसका आंसर। अब बोल रहे हैं, ध्यान सुनिएगा। इटली के एकीकरण में गैरीवाल्डी का बहुत अहम भूमिका थी। गैरीवाल्डी ने कहा था कि इटली का एकीकरण तलवार के बल पर किया जा सकता है, इसलिए इटली का तलवार गैरीवाल्डी को कहा जाता है। गैरीवाल्डी पेशे से नाविक था और इसने इटली का एकीकरण करने के लिए लाल कुर्ती का गठन किया था। और लाल कुर्ती के मदद से इटली के दक्षिण वाला राज्य
सिसिली और नेपल्स को यह स्वतंत्र कर देता है और इस प्रकार इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी का अहम योगदान था और यह एक सच्चा देशभक्त था। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आंसर इतना ही तक लिखना है। देखो ये इटली था, ठीक है, और इसके भाग में यहाँ पर था सिसिली और नेपल, ठीक है ना। और ये यहाँ पर स्पेन का कब्जा था। किसका कब्जा था? स्पेन का। इसी को गैरिबाल्डी क्या करता है? आज़ाद करा देता है, ठीक है ना। हाँ, तो इस प्रकार इसका एक अहम योगदान था, ठीक है, अहम योगदान था। आज़ाद करा करके ये वहाँ का जो सर्डिनिया का जो राजा था विक्टर एमानुएल उसको सौंप देता है। ठीक, इस प्रकार जो है ये इटली के एकीकरण में गैरिबाल्डी अपना अहम भूमिका निभाता है। अब हम लास्ट देखेंगे 6 नंबर इसका। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी नीति अपनाई? आपको पता होगा कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी। रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इसके लिए बेचारे इनको बिस्मार्क जी को 3 युद्ध लड़ना पड़ा था। कितने युद्ध लड़ना पड़ा था? 3 युद्ध। तो चलिए, तो इसका आंसर लिखना है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और इसके लिए इसने 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध डेनमार्क से जो 1864 में लड़ा गया, दूसरा युद्ध ऑस्ट्रिया से जिसे सेडेवा का युद्ध कहते हैं 1866 में लड़ा गया, और तीसरा युद्ध फ्रांस से जिसे सीडान का युद्ध कहते हैं जो 1870 में लड़ा गया। और ये तीनों युद्ध में प्रसा जो है वह जीत जाता है और बाकी तीनों को हरा देता है, बाकी तीनों को हरा दिया। ठीक है, हमारा आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर देखेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न को। तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में जो है हम लोग सबको नहीं देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट है, जो हमारे एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकता है। क्योंकि देखो दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन जो है उतना नहीं आता है, बहुत कम ही आता है, और ये क्वेश्चन आपको 6 नंबर में आएगा। और ये इसमें से ये दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसमें से जो है ये क्वेश्चन आ भी चुका है और आने की संभावना भी है, इसलिए हम इसी क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे। इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें, 6 नंबर में पूछ देगा। ठीक है, और जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें, तो हम इसी के बारे में समझेंगे। और चूँकि ये थोड़ा बड़ा होगा तो इसको बोलना ज़्यादा ठीक नहीं है, तो हम आपको दिखा देंगे और दिखा के ही समझा देंगे। तो देखिए, समझते हैं कि इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें। तो पहले हम आपको समझा देते हैं, ठीक है ना। देखो, इटली के एकीकरण में टोटल 4 लोगों का योगदान था। पहला मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरिबाल्डी, चौथा विक्टर इमैनुअल। ये 4 लोगों का बहुत अहम योगदान था। उसके बाद जो इटली का एकीकरण होता है वह कुल 3 चरण में होता है। कितना चरण में होता है? 3 चरण में होता है। और ये 3 चरण में पहले चरण में कौन आएंगे? काउंट काबूर आएंगे, फिर गैरिबाल्डी आएंगे, फिर विक्टर इमैनुअल आएंगे, और उस प्रकार से तीनों अपना अपना हिसाब से जो है इसको क्या कर देगा? आज़ाद कर देगा। ठीक है, तो जो शुरुआती में जो काउंट काबूर आता है वो क्या करता है? जैसे ये हमारा जो ये इटली था, ये हमारा इटली था, ठीक है ना। तो यहीं पर जो होता है ये क्या होता है? यहीं पर यहाँ पर होता है सार्डिनिया, और यहाँ पर होता है लोम्बार्डी, ठीक है, और यहाँ पर होता है हमारा वेनेशिया। क्या होता है? वेनेशिया। और बीच वाला भाग में था रोम, और यहीं पर था PMT यानी परमा मोडेना टस्कनी। और यहाँ नीचे में होता है हमारा सिसिली और नेपल्स, जहाँ पे स्पेन का शासन होता है और बीच में फ्रांस का शासन होता है, और यहाँ पर लोम्बार्डी और वेनेशिया में ऑस्ट्रिया का शासन होता है। किसका शासन होता है? ऑस्ट्रिया का शासन होता है। और यहीं का राजा था विक्टर इमैनुअल, कहाँ का? सार्डिनिया का। इतना होता है। जो काउंट काबूर आता है वो ये तीनों जो PMT परमा मोडेना टस्कनी होता है, यहाँ पर जनमत संग्रह करा करके और फ्रांस के सहयोग से ऑस्ट्रिया से युद्ध लड़ता है और लोम्बार्डी को छीन लेता है। इस प्रकार पहला चरण समाप्त हो जाता है। उसके बाद फिर आता है गैरिबाल्डी, और गैरिबाल्डी क्या करता है कि दक्षिण वाले भाग को जो सिसिली और नेपल्स है इसको क्या करेगा? इस पे अपने जो लाल कुर्ते का जो गठन सेना होता है उसकी मदद से इसको भी छीन लेता है और विक्टर इमैनुअल को क्या करता है? सौंप देता है। इस प्रकार दूसरा चरण में समाप्त होता है। और तीसरा में खुद विक्टर इमैनुअल जो आता है तो इसका एकीकरण जो होगा जर्मनी के साथ ही हो जाएगा। तो चलिए, ज़्यादा वीडियो लंबा ना करेंगे और आपको हम सीधे आंसर की तरफ लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए, हमारा आंसर है, देखिएगा। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से दिख रहा होगा। चलिए, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, लिखना है इटली के एकीकरण के विभिन्न चरणों को इंगित करें। लिखना है इटली के एकीकरण में
निम्नलिखित 4 व्यक्तियों का अहम योगदान था। पहला मेजनी, दूसरा काउंट काबूर, तीसरा गैरीवाल्डी, चौथा विक्टर इमैनुअल। ठीक है, अब हम लिखेंगे इसका कि इटली का एकीकरण निम्नलिखित 3 चरणों में हुआ। पहला चरण हमारा हो जाएगा क्या कि पहला चरण के तहत काउंट काबूर फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को पराजित कर लोम्बार्डी को इटली में मिला लिया और साथ साथ पार्मा, मोडेना, टस्कनी में जनमत संग्रह करवाकर इसे इटली में मिला लिया गया। इस प्रकार इटली के एकीकरण में पहला चरण पूरा हुआ। मैंने इसको पहले आपको समझा दिया है, इसीलिए बस डायरेक्ट आपको दिखा के चलिए दूसरी चरण के तहत गैरीवाल्डी वहाँ के जनता को अपने साथ कर लाल कुर्ती का गठन करता है एवं तलवार के बल पर दक्षिणी इटली, जो अभी बता रहे थे आपको, सिसिली और नेपल्स, दक्षिणी इटली, सिसिली और नेपल्स, नीचे वाला भाग को ये नीचे वाला भाग को, ये जो आपको यहाँ दिखा रहे थे नीचे वाला भाग को, सिसिली और नेपल्स का एकीकरण कर देता है। सिसिली और नेपल्स का एकीकरण जो है क्या कर देता है। उसके बाद क्या हो जाएगा साथ में, और फिर इसे सार्डिनिया के शासक विक्टर इमैनुअल को सौंप देता है। ठीक है, इस प्रकार इटली के एकीकरण का दूसरा चरण पूरा हुआ। ठीक है, अब चलिए हम आगे देखेंगे, इसका तीसरा चरण देखते हैं। कहता है कि जब तीसरी चरण के तहत इटली का एकीकरण जर्मनी के एकीकरण के साथ साथ होगा, जब 1866 ईस्वी में सेडेवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया एवं प्रसा लड़ रहा था तो ऑस्ट्रिया का पराजय हुआ और इसी का फ़ायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल वेनेशिया पर अधिकार कर लिया। और फिर 1870 में सेडान के युद्ध में फ्रांस के पराजय होने पर या फ्रांस के युद्ध में शामिल होने पर फ्रांस अपना सेना को रोम से बुला लेता है और इसी का फ़ायदा उठाकर विक्टर इमैनुअल रोम पर भी अधिकार कर लिया और इस प्रकार इटली का एकीकरण पूर्ण होता है और वहाँ का शासक विक्टर इमैनुअल बन जाता है। देखिए, ये आपको जो हिस्ट्री का पार्ट 2 जो हम पढ़ाए हैं उसमें जर्मनी का एकीकरण और इटली का एकीकरण ही बताए हैं और काफ़ी अच्छे ढंग से समझाया गया है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें, उसके बाद आप इस सारे क्वेश्चन को आप धुआं कर देंगे और ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन था इसका 6 नंबर जो हम दीर्घ उत्तरीय बता रहे थे वो था कि जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। तो देखिए, हम आपको बता देते हैं जर्मनी के एकीकरण में सबसे जो अहम योगदान था वह बिस्मार्क का था। बिस्मार्क बेचारे जो है इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई थी और इनका मानना था कि हम किसी को भी प्यार से समझा करके जर्मनी का एकीकरण नहीं कर सकते हैं, बल्कि हमें इसके लिए रक्त एवं लौह की नीति अपनाना पड़ेगा। और इसके लिए ये जो क्या करते हैं, प्रशा से मदद मांगते हैं और जो विलियम प्रथम होता है इनके साथ देते हैं और साथ में इनको 3 युद्ध लड़ना पड़ता है और 3 युद्ध लड़ने के बाद ये पूरा युद्ध करने के बाद लास्ट में जो है फ्रैंकफर्ट की संधि होती है और उसके बाद जो है जर्मनी का पूर्ण एकीकरण हो जाता है। चलिए, तो हम देखते हैं सीधा आंसर। ठीक है, चलिए तो हम देखते हैं कि पहला आंसर लिख रहे हैं, जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत करें। संक्षिप्त का मतलब पूरा बढ़िया से समझा के देना है। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के कूटनीति, चूँकि वह एक कूटनीति था, के फलस्वरूप हुआ था। पहला क्या क्या था देखो, बिस्मार्क जानता था कि हमें जर्मनी का एकीकरण अगर करना है तो हमें प्रशा की सहायता लेना पड़ेगा। दूसरा, हमें रक्त एवं लौह की नीति अपनाना पड़ेगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि हम तो भाई प्यार दुलार से मानेगा नहीं लोग। तीसरा, और उन्होंने सोचा कि जब हमें सब तीनों देश से युद्ध करना है, डेनमार्क से युद्ध करना है, ऑस्ट्रिया से युद्ध करना है, फ्रांस से युद्ध करना है, तो अब प्रशा को पहले हमको मजबूत करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या सोचा कि तीसरा कि प्रशा को शक्तिशाली बनाना पड़ेगा। तो बिल्कुल सही बात है। और इसके लिए बिस्मार्क ने 3 युद्ध लड़ा। पहला युद्ध प्रशा एवं डेनमार्क के बीच हुआ, जिसमें ऑस्ट्रिया प्रशा का साथ देता है और डेनमार्क की हार हो जाती है। और दूसरा युद्ध, जिसे सेडेवा का युद्ध कहा जाता है,
जो 1866 ईस्वी में हुआ था। और इस युद्ध में प्रसा फ्रांस से दोस्ती कर ऑस्ट्रिया को भी पराजित कर देता है। और फिर तीसरा युद्ध सेडान का युद्ध होता है और 1870 में प्रसा एवं फ्रांस के बीच होता है, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है। और इसी युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण होता है। और सॉरी, आपको दिख नहीं रहा था क्या? अच्छा ठीक है, यहाँ से फिर से बोल देते हैं। और फिर तीसरी युद्ध सेडान का युद्ध 1870 में प्रसा एवं फ्रांस के बीच होता है, जिसमें फ्रांस की पराजय होती है। और इसी युद्ध के फलस्वरूप जर्मनी का एकीकरण होता है। और इस युद्ध के बाद जर्मनी एवं फ्रांस के बीच फ्रैंकफर्ट की एक संधि होती है जो 1871 में होती है। और इसी संधि के तहत जर्मनी का एकीकरण पूर्ण होता है और वहाँ का शासक विलियम प्रथम बनता है। इस प्रकार आपका इस चैप्टर का पूरा क्वेश्चन आंसर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आया होगा, समझाने की कोशिश किए हैं। और आप तो चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।